अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का तीसरा हिस्सा सुनते हैं। मैं बेचैनी से सहन में टहल रही थी कि दो आदमियों के बातें करने की आवाज़ आई। वो धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाजे के पास आई और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। मौजूए गुफ्तगू में ही थी। एक शख्स अपने साथी से कह रहा था, फीके, हम तो यहाँ दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं, कहीं ये हंसों का जोड़ा किसी दूसरे रास्ते से ना निकल जाए। अगर ये किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए तो मियाँ जी हमारी हड्डियों का सुरमा बना डालेंगे। तू भी झल्ला है झूरे, फीके नामी शख्स ने अपने साथी से कहा। ये कहीं नहीं जाएंगे। वो कोचवान की औलाद इस वक्त गहरी नींद के मजे ले रहा होगा। आरिफ अली का अपना टांगा था और वो आरिफ कोचवान के नाम से मशहूर था। झूरे ने फीके से कहा, यार तू भी कमाल की बातें करता है। सो मियाँ खलील इसकी बीवी छीनने वाला है, वो भला मजे की नींद किस तरह सो सकता है। यार लगता है तुम पूरी बात से वाकिफ नहीं हो, फीके ने उकताए हुए लहजे में कहा। ये तो सब ड्रामा है। कैसा ड्रामा फीके? फीके ने सरगोशियाना लहजे में कहा। यार मुकमुका हो चुका है, सब सीन पार्ट हो जाएगा। मैं अब भी कुछ नहीं समझा फीके। झूरे के लहजे से उलझन आमेज हैरत मुतरशे थी। फीके ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर फीके की ज़बानी जो इंकिशाफ हुआ, इसे सुनकर मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सातवां आसमान एक साथ मुझ पर आन गिरे हों। मैं एक सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी। आरिफ अली मियाँ खलील के हाथों बिक चुका था। दर हकीकत आरिफ अली ने मुझे 4,000 रुपये में मियाँ खलील के हाथ फरोख्त कर दिया था। 2,000 वो वसूल कर चुका था और 2,000 मियाँ खलील उसे उस वक्त देता जब वो मुझे तलाक दे देता। आरिफ अली ने मियाँ खलील के मंसूबे पर अमल करते हुए मुझसे शादी की थी और इसी के ईमा पर मुझे घेर घार कर कंगनवाल ले आया था। अब मेरी समझ में ये बात भी आ गई थी कि वो अब तक मुझसे गुरेज क्यों करता आया था। वाज़े रहे कि अब तक हम शरई तौर पर मियाँ बीवी नहीं थे। आरिफ अली मेरा कानूनी शौहर और मजाजी खुदा था, लेकिन वो मियाँ खलील के इशारे पर नाच रहा था। फीके की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि सुबह मियाँ खलील एक मौलाना को साथ लेकर आएगा और आरिफ अली मौलाना के सामने गवाहों की मौजूदगी में मुझे तलाक दे देगा। जाहिर है कि इसके बाद मुझे मियाँ खलील के कब्जे में ही जाना था। जब मुझे हालात की संगीनी का एहसास हुआ तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं सहन से अंदर कमरे में आई जहां आरिफ अली ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। मुझे तबाही के गड़े में धकेलने वाला शख्स कितनी सुकून भरी नींद सो रहा था। मेरा दिमाग सुलग उठा और पूरे वजूद में अंगारे से भर गए। मेरे जी में आई कि इस बेगैरत शख्स का गला घूट दूं, लेकिन फिर मैंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और पूरी तवज्जो से ये सोचने पर लगा दी कि मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं सुबह की रोशनी फैलने से पहले पहले इन दरिंदा सिफ्त इंसानों से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। मैंने तमाम हालात पर अच्छी तरह गौर करने के बाद अपने इस्तेमाल की चंद ज़रूरी चीज़ें गठरी में बांधी और दबे कदमों कमरे से निकल आई। सहन में एक दीवार के साथ लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई थी। मैं सीढ़ी के जरिए छत पर पहुंच गई। मकान की छत ज़्यादा ऊंची नहीं थी और अगर ऊंची होती भी तो मैं इस वक्त कोई परवाह न करती। वो रात मेरी इज्जत पर बहुत भारी थी। मैं मकान के पिछवाड़े बाइस्तगी कूद गई। मेरी खुशकिस्मती थी कि वहाँ सूखे चारे का अच्छा खासा ढेर जमा था, इसलिए मैं किसी किस्म की चोट से महफूज रही। मकान के पिछले हिस्से में ताहत देने का खेतों का वसी सिलसिला फैला हुआ था। मैं चौकन्ना नजरों से चारों तरफ देखते हुए तेजी से खेतों में दाखिल हो गई। इस वक्त खेतों में कद्दे आदम फसल खड़ी थी, इसलिए मुझे खुद को छुपाने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई। शादा ने अपने खत में ये तमाम वाक़यात बेरब्त और इंतहाई शकस्ता अंदाज में तहरीर किए थे। मैंने आपकी सहूलत के लिए इन्हें कहानी के रंग में पेश किया है और जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हुई मैंने बाद में मालूम होने वाले हालात की रोशनी में कमी बेशी भी की है। इस खती से मुझे मालूम हुआ था कि इस मकतूला का नाम शादा था और वह एक सितम नसीब लड़की थी। खत के इख्तितामी हिस्से में शादा ने तहरीर किया था, अम्मी जान, मैं खेतों के अंदर बेसिमत सफ़र कर रही थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रही हूँ। बस मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं मियाँ खलील की पहुँच से जल्द से जल्द दूर निकल जाऊँ। वैसे मुझे एक बात का यकीन था कि सुबह होने से कबल मेरी गुमशुदगी का राज फाश नहीं होगा। मैं रात के अंधेरे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती थी। सुबह हुई
मैं भूखी प्यासी अपना सफर जारी रखे हुए थी। थकन से मेरा बुरा हाल था, लेकिन मैं कदम रोकना नहीं चाहती थी। मुझे खेतों से जरा फासले पर रेलवे लाइन नजर आई और मैं इस लाइन के साथ साथ चलने लगी। दोपहर से पहले पहले मैं एक छोटे से रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंच गई। मैंने एक दुकान से कागज, लिफाफा और कलम खरीदा और प्लेटफॉर्म की संगी बेंच पर बैठकर आपको खत लिखना शुरू कर दिया। अम्मी जान, मैंने अब तक खुद को पेश आने वाले हालात की तफसील लिख दी है। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं इस खत को डाक के हवाले कर दूंगी। मैं नहीं जानती आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने फैसला किया है कि जो भी ट्रेन इस स्टेशन पर आकर रुकेगी मैं इसमें सवार हो जाऊंगी। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि कोई मेरे ताक़ुब में नहीं है और मैं मियाँ खलील की पहुंच से बहुत दूर निकल आई हूँ, तो आपको अपने ठिकाने से आगाह कर दूंगी। फिर आप मेरे पास चली आना। आप भी सोचती होंगी कि मैंने इन मुश्किल हालात में आपके पास आने का फैसला क्यों नहीं किया, तो आपकी तसल्ली के लिए बताती चलूं कि मैं आपको किसी नई मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मियाँ खलील की खबासत और शैतानियत से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो मेहरापुर में आपके ठिकाने से आगा है और वो मेरी तलाश में सबसे पहले वहीं आएगा। अब मैं इस खत को बंद कर रही हूँ। जिंदगी रही और खुदा को मंजूर हुआ तो कहीं न कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। आपकी बदनसीब बेटी शादा। मैंने एक गहरी सांस ली और खत को तह करके दोबारा लिफाफे में रख दिया। मकतूला शादा के खत ने मेरे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी थीं, लेकिन बहुत सी उलझनें अभी तक बाकी थीं। शादा ने मज़कूरा खत एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर बैठकर लिखा था और गाड़ी में बैठने का इरादा जाहिर किया था। यह हमारे इलाके का रेलवे स्टेशन तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इस स्टेशन पर शाम के वक्त दिखाई दी थी, जबकि यह खत दोपहर में लिखा गया था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि शादा ट्रेन के जरिए हमारे इलाके में पहुंची थी और ये बात भी साबित थी कि वो इस दौरान में खत पोस्ट नहीं कर सकी थी। हमारे इलाके के रेलवे स्टेशन पर उतरने की क्या वजूहात थीं? वो खत को डाक के हवाले करने के बजाय मौजू के हाथ क्यों भेजना चाहती थी? इसे मालूम था कि मेहराबपुर यहाँ से करीब ही है। ये तमाम सवालात और इन जैसे कई दूसरे सवालात मेरे जहन में सर उठा रहे थे, जिनके जवाबात सरेदस्त मेरे पास नहीं थे। बहरहाल तसल्ली बख्श बात यह थी कि मैं शादा के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हो चुका था। अब दरिया की नज़दीकी झाड़ियों में इसके साथ जो अंधोनाक वाक़या पेश आया था, उसके मुजरिमान को पकड़ना और कैफर किरदार तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी थी। जब तक साबिर हुसैन टिकट बाबू फ़िदा हुसैन को गिरफ्तार करके ना ले आता, इस सिलसिले में पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। फ़िदा हुसैन मेरा खुसूसी टारगेट था। अलबत्ता एक बात मुझे तसव्वुर में डाल रही थी। लेडी डॉक्टर ने बताया था कि अस्पताल में शादा ने कराहने के दौरान में मियाँ खलील का नाम पुकारा था। इससे ये बात साबित होती थी कि या तो मियाँ खलील की दहशत शादा के हवासों को पूरी तरह अपने शिकंजे में कसे हुए थी, या फिर इसकी असमत को तार तार करने में मियाँ खलील पेश रहा था। अगर इस थ्योरी पर सोचा जाता तो फिर ये बात वाज़ेह थी कि मियाँ खलील शादा का ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन फ़िदा हुसैन के क्वार्टर से जो शवाहिद मैंने इकट्ठे किए थे, वो कोई और ही कहानी सुना रहे थे। मामलात बुरी तरह उलझ गए थे। जब कोई बात मेरी समझ में नहीं आई तो मैंने फ़िलहाल इस सिलसिले में ज़्यादा सर खपाना मुनासिब न समझा और अपना ध्यान बटाने के लिए दूसरे कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और साबिर हुसैन की वापसी तक मैं सिवाय इंतज़ार के और कुछ नहीं कर सकता था, अगरचे ये इंतज़ार मेरे लिए खासा तकलीफ दे था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे अंदाज़ों के ऐन मुताबिक थी। मकतूला शादा की मौत का सबब वो ज़हनी और जज्बाती सदमा था जो उसकी रूह को लहूलुहान करके पहुंचाया गया था, वरना इसके जिस्म पर ऐसी कोई ख़तरनाक चोट नहीं आई थी जो इसकी मौत की वजह बन सकती। जिस शख्स ने भी इस पर तशद्दुद किया था वही दरहकीकत इसकी मौत का जिम्मेदार था, या बाल्फाज़ दीगर इसका कातिल था जो कि मुजरिमाना हमले का जिम्मेदार था। शादा के तिब्बी मुआयने और लेबॉरेटरी टेस्ट के मुताबिक इसे वक़ुआ की रात 12 और 1 बजे के दरमियान मुजरिमाने हमले से मुतासिर किया गया था और इस गहरे सदमे से निढाल होकर वो बेहोश हो गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शादा की मौत का वक्त 5 और 6 बजे के दरमियान बताया गया था। बालों के कीमियाई तज़किये के बाद ये बात साबित हो गई थी कि टिकट बाबू फ़िदा हुसैन के क्वार्टर से मिलने वाले ज़नाना बाल शादा ही के थे। इन शवाहिद की रोशनी में फ़िदा हुसैन की ज़ात पूरी तरह मशकूक हो चुकी थी। एक बात मेरे जहन को उलझा रही थी और वो ये कि मकतूला शादा को बेहोशी की हालत में झाड़ियों में पाया जाना चाहिए था, जबकि वो दरिया के किनारे पड़ी हुई मिली थी। इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब फ़िदा हुसैन ही दे सकता था। मकतूला की मां का पता मुझे मालूम हो चुका था।
मैंने अगले रोज हवलदार करमदाद को मौजा मेहरापुर रवाना कर दिया ताकि वो शादा की मां को इस सानहे की इत्तला दे सके और लाश की वसूली के लिए वो इसके वारिसों में से किसी को साथ ला सके। इसी शाम एएसआई साबिर हुसैन हमारे मतलूबा मशकूक बंदे को अपने साथ ले आया। फिदा हुसैन बहुत बौखलाया हुआ था। इसकी उम्र का अंदाजा मैंने 26 और 27 साल के दरमियान लगाया। वो एक सेहतमंद और खूबसूरत जवान था। इसके चेहरे से मक्कारी या अय्यारी जाहिर नहीं होती थी। मजमूई तौर पर वो एक शरीफ इंसान नजर आता था, लेकिन मैं इस वक्त इसे किसी और ही नज़र से देख रहा था। इसके खिलाफ मेरे पास इतना मवाद जमा हो चुका था कि मैं इसे इसके ज़ाहिरी तासुर की बुनियाद पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो मेरे सामने खड़ा परेशान नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने इसे बैठने का इशारा किया और कहा, फिदा हुसैन, अगर तुम मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दोगे तो यहीं बैठे नजर आओगे, वरना बसूरत दीगर पहले मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा और इसके बाद छत से उल्टा लटका दूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है, वो लुकनत आमेज लहजे में बोला। मैंने उसे उसकी गिरफ्तारी के पस मंजर से आगाह किया, फिर पूछा, सच सच बताओ, इस रात क्या वाकया पेश आया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। मैंने फिदा हुसैन के पीछे खड़े हुए एक हट्टे कट्टे हेड कांस्टेबल को इशारा किया। उसने कॉलर से खींचकर फिदा हुसैन को अलिफ सीधा खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, मैंने कड़क कर कहा। अब तुम्हारे साथ वही सुलूक किया जाएगा जिसके तुम मुस्तहिक हो, वो कपकपाते हुए लहजे में बोला। मैंने क्या जुर्म किया है जो आप मुझे गिरफ्तार करके ले आए हैं? हेड कांस्टेबल ने उसकी गर्दन पर एक जोरदार झापड़ रसीद करते हुए कहा, ओए, मलिक साहब से सवाल करता है, जानता नहीं है वो वड्डे थानेदार हैं? मैंने पूछा, फिदा हुसैन, तुमने शादा को बर्बाद करने के बाद इसे क्यों कत्ल किया? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया जनाब, वो रोनी सूरत बनाकर बोला। मैं तो किसी शादा को जानता भी नहीं। ओए बहन के मामे, तुम शादा को नहीं जानते? हेड कांस्टेबल ने उसकी कमर पर एक जोरदार लात जमाई। जिसको प्लेटफॉर्म से घेर कर लाए थे वो तुम्हारी क्या लगती थी? फिदा हुसैन ने खौफजदा नजरों से मुझे देखा, लेकिन बज़ाहिर मजबूत लहजे में बोला, आपके पास क्या सबूत है कि कोई लड़की मेरे क्वार्टर में आई थी? आप किसी ठोस सबूत के बगैर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब तुम हमें कानून सिखाओगे, बागड़ बिल्ले की औलाद? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह है तुम्हारी माँ का कसम सबूत, लो देखो। मैंने इसके सामने मेज पर शादा की टूटी हुई चूड़ियां और उसकी गठरी से बरामद होने वाली अशिया में झाड़ियों से मिलने वाला दुपट्टा और सैंडल रखते हुए खूंखार लहजे में इस्तफसार किया। इन चीजों को पहचानते हो? वो लरजीदा लहजे में बोला, आपको ये सब कुछ कहाँ से मिला है? ओए सुअर के तुखम, फिर सवाल करता है? हेड कांस्टेबल ने उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, हमने ये चीजें तुम्हारे क्वार्टर से बरामद की हैं और वहां से बरामद की हैं जहां तू मकतूला शादा की इज्जत से खेला था। वो थर-थर कांपने लगा। जनाब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ना तो किसी को कत्ल किया है और ना ही किसी की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं अपनी बेगुनाही के लिए बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। यकीनी तौर पर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ओए गलतफहमी के घोड़े, मैंने कसदार आवाज में कहा, शराफत से अपने जुर्म का इकरार कर लो, वरना हमें जबान खुलवाने के 101 तरीके आते हैं। मलिक साहब, आप इस गोर बिज्जू को मेरे हवाले करें। हेड कांस्टेबल ने फिदा हुसैन को कड़े तेवरों से घूरा। मैं 2 मिनट में इसका बाजा बजा दूंगा, फिर ये किसी रिकॉर्ड की तरह बचने लगेगा। क्या ख्याल है फिदा हुसैन? मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। मुझसे ताउन करने को तैयार हो या तुम्हें हेड कांस्टेबल के हवाले कर दूं? फिदा हुसैन की समझ में ये बात तो आ गई थी कि उसकी जान छूटना मुमकिन नहीं था। वो बारी बारी मुझे और हेड कांस्टेबल को सरासीमा नजरों से देखने के बाद बोला, जनाब, अगर मैं आपको सच सच सब कुछ बता दूं तो आप मुझे माफ कर देंगे ना? मैं मुजरिमों से ऐसा वादा नहीं करता, मैंने सख्त लहजे में कहा। पहले तुम अपना सच उगलो, इसके सुनने के बाद मैं कोई फैसला करूंगा। जनाब, एक बात का तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि मैंने शादा को कत्ल नहीं किया। बस मैं वो हाँ हाँ बोलो, मैंने कहा। मैं तुम्हारी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि मैं झूठ नहीं सुनूंगा। मैं इस बात की तस्दीक कर चुका हूँ कि वेटिंग रूम से तुम मकतूला शादा को बहला फुसला कर अपने क्वार्टर में लाए थे। जी हाँ थानेदार साहब, वो ताबुल पर आमादा नजर आने लगा। बेशक मुझसे ये गलती हुई थी। मैंने पूछा, वो कितनी देर तुम्हारे क्वार्टर में रुकी थी? वो थोड़ी देर के बाद चली गई थी। मैंने हेड कांस्टेबल को इशारा किया। उसने लात और घूंसों से फिदा हुसैन की ठुकाई कर दी। जब फिदा हुसैन का हाल बेहाल हो गया
तो मैंने हेड कांस्टेबल को हाथ रोकने का इशारा किया। वो रुक गया। फिदा हुसैन बुरी तरह हाँफ रहा था और उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए गजबनाक लहजे में कहा, मैंने कहा था ना, अब मैं झूठ नहीं सुनूंगा। इसकी हालत खासी दिगरगूं हो रही थी। उसने अपने फटे हुए होंठों से बहने वाले खून को आस्तीन से साफ किया और शकस्ता लहजे में बोला, माई बाप मुझे माफ कर दें, मेरी 7 नस्लों की तौबा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इसने थूक निगलकर हलक तर किया और फिर बोला, आप अपने सिपाही को बाहर भेज दें, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। इसने दहशतनाक नजरों से हेड कांस्टेबल की जानिब देखा, जिसने थोड़ी देर पहले इसकी अच्छी खासी धुनाई की थी। मैंने कहा, अगर तुमने सच बोलने का फैसला कर ही लिया है तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने हेड कांस्टेबल को इशारा किया कि वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चला जाए। हेड कांस्टेबल ने एक उचटती सी निगाह फिदा हुसैन पर डाली और लंबे डग भरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं फिदा हुसैन की जानिब मुतवज्जा हो गया। हाँ भाई फिदा हुसैन, तुम शादा को अपने क्वार्टर में क्यों लेकर आए थे? वो बोला, मैंने फेरी वाले मौजू को शादा से बातचीत करते हुए देख लिया था। शादा को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि या तो वो घर से भागी हुई कोई लड़की है या फिर अपने साथी मुसाफिर से बिछड़ गई है। मैंने मौजू से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो लड़की मौजू के साथ कोई लिफाफा कहीं भिजवाना चाहती है और तुमने वो लिफाफा पहुंचाने का फैसला कर लिया। वो सांस लेने को रुका तो मैंने सवाल दाग दिया। वो तामुल करते हुए बोला, आप यकीन करें थानेदार साहब, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था, मैं वाकई इसकी मदद करना चाहता था। और फिर तुम इसके पास वेटिंग रूम में पहुंच गए? जी हाँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, और वहां पहुंचकर मुझे इस लड़की से हमदर्दी पैदा हो गई। क्या पहली ही मुलाकात में उसने तुम्हें अपने हालात से आगाह कर दिया था? वो बोला, मैं इसकी सूरत देखकर ही समझ गया था कि वो कोई मुसीबत ज़दा लड़की है। मैंने इसे थोड़ा सा कुरेदा तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने इसे वादा किया कि सुबह इसका लिफाफा मैं डाल दूंगा, या अगर वो कहेगी तो खुद जाकर मेहरापुर पहुंचा दूंगा। आप तो जानते ही हैं मेहरापुर यहाँ से कौन सा ज़्यादा दूर है। मैं अपनी साइकिल पर आधे घंटे में वहाँ पहुँच सकता था। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने इसे मशवरा दिया कि यूँ रात के वक्त वेटिंग रूम में बैठे रहना इसके लिए ठीक नहीं है। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि वो किसी मजबूरी के तहत इस स्टेशन पर उतर गई थी, वरना इसे जाना तो आगे था। मैंने कहा, अब तो कोई ट्रेन सुबह ही इस स्टेशन पर आएगी, अगर वो चाहे तो मेरे क्वार्टर में रात बसर कर ले। वो मेरी तजवीज़ पर पसो पेश करने लगी। मैंने कसम खाकर इसे यकीन दिलाया कि वो मेरी छोटी बहन की तरह है, इसे मेरे क्वार्टर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी सी सोच विचार के बाद वो मेरे साथ चलने पर रजामंद हो गई। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दिल में इसके लिए किसी किस्म की कोई बुराई नहीं थी। फिदा हुसैन का तवील वजाहती बयान ख़त्म हुआ तो मैंने पूछा, इसके बाद तुम शादा को अपने क्वार्टर में ले आए? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, फिदा हुसैन, तुम छड़े छाट हो, अपने क्वार्टर में तन्हा रहते हो, इसके बावजूद भी तुमने एक जवान और नामहरम लड़की को रात गुजारने के लिए अपने क्वार्टर में ले आए। क्या तुमने ये नहीं सुन रखा कि जब मर्द और औरत कहीं तन्हा हो तो इनके दरमियान शैतान आ जाता है जो इन्हें बहकाने की पूरी कोशिश करता है? वो एक लम्हे सोचने के बाद बोला, सुन तो रखा था, लेकिन मैं चूंकि उसे छोटी बहन बनाकर लाया था इसलिए इत्मीनान था कि शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़कर सर झुका दिया। मैं समझा कि अब वो अपने जुर्म का इकरार करने वाला है। ये लम्हात बड़े सनसनीखेज थे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फिदा हुसैन ने सर उठाया। मैंने देखा उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो भराई हुई आवाज में गोया हुआ, वाकई किसी ने सच ही कहा है कि नामहरम औरत और मर्द को तन्हाई में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हमारे दरमियान भी इस रात शैतान आ गया था, मगर खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी इज्जत रख ली। अगरचे पहले कि मैं शैतान का आलाकार बन जाता, दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर सवालिया नजर से फिदा हुसैन की जानिब देखा। वो बात जारी रखते हुए बोला, मैंने शादा को अपने क्वार्टर के अंदरूनी कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया था, जबकि मैं खुद बैरूनी कमरे में सोने के लिए लेट गया था। लेकिन इस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं मुसलसल जाग रहा था और बार बार करवटें बदल रहा था। कोई 11:30 बजे रात मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं आपे से बाहर हो गया हूँ। मुझे चारों तरफ शादा नजर आ रही थी और मैं शैतान के बिल्कुल काबू में आ चुका था। पता नहीं मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही थी। अब सोचता हूँ तो यही समझ में आता है कि शैतान ने मेरे हवास पर कब्जा जमा लिया था।
मैं बार बार अपने जहन में उभरने वाले मनफी ख्यालात को झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा करने में कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। मैंने खुद को लानत मलामत भी की कि मैं शादा को छोटी बहन बनाकर अपने क्वार्टर में लाया हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में ऐसे बेहुदा जज्बात नहीं रखने चाहिए। लेकिन मेरा जहन इस वक्त कोई भी दलील, कोई भी नसीहत मानने को तैयार नहीं था। शैतान मेरे दिलो दिमाग पर काबिज था और चीख चीख कर कह रहा था कि हम सिर्फ एक औरत और मर्द हैं, इसके सिवा हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। आखिरकार मैं शैतान के हाथों बेबस होकर अपने बिस्तर से उठा और अंदरूनी कमरे में चला गया। और तुमने शादा पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की? हाँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने कोशिश तो यही की थी, लेकिन मेरे खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसने मेरी इज्जत रख ली। मैंने पूछा, तुमने दरवाजे पर किसी दस्तक का जिक्र किया था, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। वो सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला। मैंने अंदरूनी कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेटी हुई शादा को काबू करने की कोशिश की थी। वो इस वक्त कच्ची नींद में थी। हड़बड़ाकर उठ बैठी और खौफजदा नजर से मुझे देखने लगी। भाई, उसके होंठ लरज उठे। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने इसकी बात का जवाब देने के बजाय इसको छापने की कोशिश की तो वो तड़प कर बिस्तर से नीचे उतर आई। मैंने उसकी कलाई थामकर उसे अपनी जानिब खींचा तो उसकी कई चूड़ियां टूट गईं। इसके साथ ही उसके होंठों से दबी दबी सिसकी खारिज हुई। मगर मेरे हवास पर तो शैतान सवार था। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश के दौरान में वो एक मर्तबा कमरे के फर्श पर गिर भी गई। यही वक्त था जब मुझे बैरूनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखने लगा। फिर मुझे होश आ गया। जैसे ही मेरे खवास बहाल हुए, मैं शादा को वहीं फर्श पर छोड़कर बैरूनी दरवाजे पर आया और सख्त लहजे में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं शादा का घर वाला हूँ। वो मुझसे नाराज होकर घर से चली आई है। मुझे पता चला है कि वो इस क्वार्टर में है। इसे बाहर भेज दो, मुझे अंदर आने दो। मैं खुद इसे मनाकर वापस ले जाऊंगा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ अली है। मैं तसब्सुब में मुब्तला हो गया। मेरे जहन में एक ख्याल तो यह आया कि मैं शादा की वहाँ मौजूदगी से इनकार कर दूं, इसके शोहर से कह दूं कि यहाँ कोई शादा वादा नहीं है। लेकिन फिर मुझे मेरे ज़मीर ने मलामत की। मैं अपने आप ही से उलझ रहा था कि बाहर से शादा के शोहर ने कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझे अंदर आने दो। वो मुझसे बुरी तरह नाराज है, इसलिए बाहर नहीं आएगी। मैं खुद उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि तुम बाहर ही ठहरो, मैं इसे बुलाता हूँ। मैंने अंदर आकर शादा से इसके शौहर की आमद का जिक्र किया। मारे नदामत के मैं उसकी तरफ पीठ फेरे खड़ा था। उसने सिर्फ एक सवाल किया और वो भी सपाट लहजे में, क्या आरिफ अली अकेला आया है? मैंने कहा, मैंने देखा नहीं, वो बाहर गली में खड़ा है, तुम खुद मालूम कर लो। उसने जल्दी जल्दी अपना हुलिया दुरुस्त किया और बैरूनी दरवाजे पर पहुंचकर बाहर खड़े हुए आरिफ अली से बातें करने लगी। मुझे अपनी हरकतों पर इस कदर शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि मैं अंदरूनी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इस वक्त मैं चौंक उठा जब शादा दरवाजा खोलकर क्वार्टर से बाहर निकल गई। मैं पत्थर का बुत बना काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे सकता हो गया हो। जब मैं सोचने समझने के काबिल हुआ तो मैंने अपने हालात पर गौर किया। मुझसे जो हरकत सरजद हुई थी, इसके बारे में सोच सोच कर मैं ज़मीन में गड़ा जा रहा था। शादा वहाँ से जा चुकी थी। वो लड़की जिसे मैंने अपनी छोटी बहन बनाया था, मुझसे मेरी ज्यादती का गिला शिकवा किए बगैर अपने शौहर के साथ चली गई थी। वो पूरी रात मैंने जागते हुए पशेमानी के आंसू बहाते हुए गुजार दी। सुबह होने से पहले ही मैं तेज बुखार में फूंक रहा था। मैंने अपने साथी बुकिंग क्लर्क से अपनी माँ की तबीयत की खराबी का बहाना किया और फिर फौर अपने गांव रवाना हो गया। मुझे डर था कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुक गया तो मेरा दिमाग फट जाएगा। फिदा हुसैन अपनी सफाई पेश कर चुका तो उसका चेहरा आंसुओं से धुलकर तरोताज़ा हो चुका था। उसकी हालत से अंदाज़ा होता था कि उसने अपने बयान में झूठ की मिलावट नहीं की होगी। मैं इसकी तरफ से खासी हद तक मुतमईन हो गया था, लेकिन उसने अपना इत्मीनान इस पर जाहिर नहीं होने दिया और पूछा, फिदा हुसैन, क्या तुम शादा के शौहर आरिफ अली को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं जनाब, उसने नफी में सर हिलाया। मैंने तो उसकी सूरत ही नहीं देखी। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है? मैंने सवाल किया। शादा ने आरिफ अली के साथ जाने से पहले किस किस्म की गुफ्तगू की थी? ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि शादा के खत से ये जाहिर होता था कि वो अपने शौहर की असलियत से वाकिफ हो चुकी थी। ऐसी सूरत में वो एक दलाल शौहर के साथ जाने का फैसला नहीं कर सकती थी।
اس کا ایک ہی مطلب تھا، یا تو عارف علی نے اسے اپنی باتوں سے رام کر لیا تھا، یا پھر وہ فدا حسین کے رویے کے باعث جلد از جلد اس کوارٹر سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کی ایک جانب کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی، شاید اس نے کھائی میں گرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فدا حسین نے جواب دیا، جناب، اس وقت میری وہ حالت ہو رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ کیا تم نے شاداں کے جانے کے بعد باہر نکل کر یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ دونوں کس طرف گئے تھے؟ نہیں جناب، اس نے بتایا، اس وقت میرے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں نے اسے شاداں کو جھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعے اور اس کی موت کے بارے میں بتایا اور کہا، فدا حسین، اگرچہ تم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، لیکن میں تمہارے بیان کی تصدیق کیے بغیر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تمہیں کچھ روز تک ہمارا مہمان رہنا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مفاہمانہ انداز میں بولا، شاید اسی طرح میرے ضمیر میں چبھی ہوئی پھانس نکل سکے۔ کچھ نہ کچھ سزا تو مجھے ملنا ہی چاہیے۔ میں بخوشی حوالات میں رہنے کو تیار ہوں۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ حوالدار کرمداد مہراب پور سے واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے فوری طور پر اندر کمرے میں بلا لیا۔ کرمداد کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک ضعیف شخص بھی تھا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت یقینی طور پر مقتولہ شاداں کی ماں تھی، جو اپنی بیٹی کی موت پر گریہ زاری کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا ضعیف شخص خاموش اور سنجیدہ تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام خدا بخش تھا اور وہ شاداں کا خالو تھا، جبکہ شاداں کی ماں کا نام ظہور بی بی تھا۔ میں نے فدا حسین کو حوالدار کرمداد کے حوالے کیا اور خاص طور پر تاکید کر دی کہ اس کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ حوالدار فدا حسین کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تو میں مقتولہ شاداں کی ماں ظہور بی بی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاداں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ میں نے مختصر طور پر ظہور بی بی اور خدا بخش کے گوش گزار کیا۔ پھر میں نے شاداں کا خط پڑھ کر انہیں سنایا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد ظہور بی بی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے زاروں قطار روتے ہوئے آہوں، سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان مجھے جو معلومات بہم پہنچائیں، میں ان کا خلاصہ یہاں تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کیس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ شاداں کا تعلق کنگنوال کے غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ماسٹر فیروز دین گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا تھا۔ شاداں فیروز دین اور ظہور بی بی کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت و حسین جمیل تھی کہ پورے گاؤں میں اس کے جمال کا چرچا تھا۔ شاداں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماسٹر فیروز دین نے گاؤں ہی کے گبرو جوان لیاقت محمود سے اس کا رشتہ طے کر دیا تاکہ دوسروں کے منہ بند ہو جائیں۔ شاداں خود بھی لیاقت محمود کو دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ اس منگنی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ گاؤں کے چودھری بڑے میاں فضل حسین کے اکلوتے اوباش فرزند ارجمند میاں خلیل کی نظر شاداں پر پڑ گئی اور وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وڈے میاں خود بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن جب سے اسے فالج ہوا تھا میاں خلیل نے منمانی شروع کر دی تھی۔ وہ کنگنوال کا مستقبل کا چودھری تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنے باپ سے بھی دو چار ہاتھ آگے کی چیز تھا۔ شاداں کی ایک جھلک نے میاں خلیل کو بے خود کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، ممکن ہے میاں خلیل نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہو، بلکہ یقینی طور پر دیکھا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہر کام کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، میاں خلیل ایک روز شاداں کے باپ فیروز دین سے ملا۔ فیروز دین اس وقت اسکول سے نکل کر گھر کی جانب آ رہا تھا۔ میاں خلیل نے ماسٹر فیروز دین کو سلام کیا اور کہا، ماسٹر جی، آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ماسٹر فیروز میاں خلیل کے کردار اور کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ تھا اور وہ اس کی چودرانہ قوت سے بھی واقف تھا، لہٰذا نرم لہجے میں اس نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو مجھ غریب سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے؟ ماسٹر جی، میاں خلیل نے اپنے مزاج کے خلاف معتدل لہجے میں کہا، دراصل مجھے آپ کی بیٹی شاداں پسند آ گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر فیروز کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ میاں خلیل کی خودسری سے واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا اور اس کے دو بچے بھی تھے۔ ماسٹر نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، میاں صاحب، آپ تو ماشاءاللہ خیر سے شادی شدہ ہیں اور آپ کے دو بچے بھی ہیں۔ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش ہے۔ میاں خلیل نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور میری تو صرف ایک ہی بیوی ہے۔ لیکن الفاظ ماسٹر فیروز دین کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ لیکن کیا ماسٹر جی، ذرا کھل کر بولیں۔ میں شاداں کا رشتہ طے کر چکا ہوں، فیروز دین نے کہا۔ رشتہ ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ نہیں،
फिरोजदीन ने नफी में गर्दन को झटका दिया। मैं जबान दे चुका हूँ, अब ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मियाँ खलील के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे वो अंदरूनी गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। वो फुनकारते हुए बोला, अच्छी तरह सोच लो मास्टर जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मास्टर फिरोज ने हिम्मत करके कहा, चौधरी साहब आप मुझ पर रहम करें, मैं तो आपको अपना ससुर बनाने की बात कर रहा हूँ। मियाँ खलील तंजिया लहजे में बोला, और आप मुझसे रहम की भीख मांग रहे हैं। मास्टर फिरोजदीन ने कहा, आप इसे भीख समझकर ही मुझे दे दें, शादा का ख्याल दिल से निकाल दें, अब वो किसी और से मंसूब हो चुकी है। जो चीज़ हमारे दिल में समा जाती है ना मास्टर, हम इसे हासिल करके ही छोड़ते हैं। मियाँ खलील तमाम लिहाज व मुरब्बत को बालाए ताक रखकर लौफराना अंदाज में बोला। मास्टर कदरे नर्म लहजे में बोला, शादा कोई चीज़ नहीं है छोटे चौधरी साहब, वो एक जीता जागता इंसान है और इसकी एक जीते जागते इंसान से मंगनी हो चुकी है और ये मंगनी टूट भी नहीं सकती। मियाँ खलील ने तमस्कुराना अंदाज में कहा, जी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बस तो फिर ठीक है। मियाँ खलील ने फैसलाकुन लहजे में कहा, अगर ये मंगनी नहीं टूट सकती तो शादा के मंगेतर को टूटना पड़ेगा। मियाँ खलील की धमकी देकर चला गया और मास्टर फिरोजदीन अपने जहन में फिक्रों और अंदेशों को बसाकर घर आ गया। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि रात भर सो भी न सका। दूसरी सुबह उसके जहन में पलने वाले खदशात ने हकीकत का रूप धार लिया। बेरी वाले खूह के नज़दीक लियाकत महमूद की कटी पिटी लाश पाई गई थी। इसे कुल्हाड़ियों के वार करके बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिया गया था। मास्टर बखूबी जानता था कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है। शादा रुखसती से पहले ही उजड़ कर रह गई थी। चंद रोज बाद मियाँ खलील बनफ्से नफीस मास्टर फिरोजदीन के घर आया और अफसोसनाक लहजे में बोला, मास्टर जी मुझे लियाकत की मौत का बड़ा दुख है, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। वो बज़ाहिर मास्टर फिरोजदीन के पास ताज़ियत के लिए आया था, लेकिन दर हकीकत वो इसके जख्मों पर नमक पाशी कर रहा था। मास्टर फिरोजदीन ने दिल शिकस्ता लहजे में कहा, हाँ चौधरी साहब, शायद खुदा को यही मंजूर था। मियाँ खलील फिलफौर मतलब पर आ गया। अब क्या इरादा है मास्टर जी? मास्टर फिरोजदीन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मियाँ खलील ने फोंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अब तो शादा की निस्बत खत्म हो गई है, आपके पास कोई और एतराज तो नहीं होगा। मास्टर फिरोजदीन ने फिलहाल इसे उलझना मुनासिब न समझा और कहा, मैं सोचकर जवाब दूंगा। दर हकीकत इसने मियाँ खलील को वक्ती तौर पर टाल दिया था। मियाँ खलील चला गया तो मास्टर की बीवी जहूर बीबी इसके पीछे पड़ गई कि चौधरी इनके घर क्यों आया था। शादा इस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। मास्टर फिरोजदीन ने अपनी बीवी को सूरत हाल से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनकर वो भी परेशान हो गई। अब क्या होगा शादा के अब्बा? वो फिक्रमंदी से बोली, जो खुदा को मंजूर होगा वो ही होगा। मास्टर फिरोजदीन ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा, वैसे मुझे छोटे चौधरी के इरादे ठीक दिखाई नहीं देते, रब खैर करे। दोनों मियाँ बीवी देर तक सर जोड़े इस मसले को हल करने की कोशिशों में मसरूफ रहे, लेकिन उम्मीद की कोई किरण भी दिखाई न दी। अब मियाँ खलील ने आए रोज मास्टर फिरोजदीन के घर के फेरे भरना शुरू कर दिए थे। एक दिन मास्टर की हिम्मत जवाब दे गई और उसने साफ साफ कह दिया, मियाँ जी मैं किसी भी सूरत में शादा का हाथ आपके हाथ में नहीं दे सकता। आप ये रोजाना की आमदोरफ्त बंद कर दें। मियाँ खलील का चेहरा गजबनाक हो गया। वो आपसे तुम पर उतर आया, तो इसका मतलब है कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर रहे हो। मेरी जानिब से चिट्टा जवाब ही समझे। मास्टर तुम छोटे आदमी हो, मियाँ खलील ने हिकारत आमेज अंदाज में कहा, और छोटे आदमी को इज्जत रास नहीं आती। मैं तो तुम्हारी बेटी को अपनी इज्जत बनाना चाहता था, लेकिन लगता है कि बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। मास्टर फिरोजदीन ने बेखौफी से कहा, मैं तुम्हारी हविसकारियों से वाकिफ हूँ मियाँ खलील, इसलिए तुम्हारे झांसे में नहीं आ सकता। तुम मुझे इज्जत नहीं दे रहे, बल्कि मेरी इज्जत का जनाजा निकालने का प्रोग्राम बना रहे हो। मियाँ खलील को हैरत थी कि मास्टर इतना बाहिम्मत कैसे हो गया था। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा, जो लड़की मुझे पसंद आ जाती है मैं इसे हर हाल में हासिल करके छोड़ता हूँ। तुम बखूबी जानते हो मैं शादा को उठवा भी सकता हूँ। तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर ही शादा तक पहुंचोगे मियाँ खलील? मास्टर फिरोजदीन ने ठोस लहजे में कहा, जरूरत पड़ी तो तुम्हारी लाश भी गिरा दूंगा। मियाँ खलील ने तेज लहजे में कहा और पांव पटकते हुए वहां से चला गया। इस वाकये के चंद रोज बाद मास्टर फिरोजदीन की लाश खेतों में पड़ी मिली थी। इसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया था। इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी थी कि आया ये एक इत्तेफाक था या मास्टर फिरोजदीन की मौत में किसी तरह भी मियाँ खलील का हाथ शामिल था।
मास्टर फिरोजुद्दीन के तहजीज़ व तकफीन के बाद मियाँ खलील ने शादा की मां ज़हूर बीवी को शीशे में उतारना शुरू किया। ज़हूर बीवी ने अक्लमंदी से काम लेते हुए मियाँ खलील से कहा कि वो मास्टर के चहलम के बाद इस सिलसिले में कोई बात करेगी। मियाँ खलील वक्ती तौर पर टल गया। ज़हूर बीवी ने हौसला अफजा अंदाज में मियाँ खलील से बात की थी और वो भी मुतमईन हो गया था। ज़हूर बीवी दर हकीकत किसी मुनासिब मौके की तलाश में थी और जैसे ही इसे मौका मिला वो शादा को साथ लेकर अपनी बहन फजीलत बेगम के पास मेहरापुर चली आई। खुदा बख्श और फजीलत बेगम को जब हकीकत हाल का इल्म हुआ तो इन्हें ज़हूर बीवी और शादा के साथ हमदर्दी पैदा हो गई। उन्होंने इन्हें मुस्तकिल तौर पर अपने पास रख लिया। जब कुछ अरसा अमन व अमान से गुजर गया तो शादा की शादी निहायत सादगी के साथ मेहरापुर के एक नौजवान आरिफ अली से कर दी। आरिफ अली खुदा बख्श के पड़ोस में रहता था और शादा से शादी का ख्वाहिशमंद था। वो तने तनहा रहता था और खुदा बख्श की नज़र में वो एक अच्छा लड़का था। अज़ां बाद आरिफ अली शादी के चंद रोज़ बाद शादा को दूसरे गांव ले गया था। इसने किसी को ये नहीं बताया था कि शादा को लेकर कंगनवाल जा रहा था। इसके बाद के वाक़यात शादा के ख़त से मालूम हो गए थे, लेकिन फिर भी इस केस की चंद बड़ी कड़ियाँ अभी मेरी दस्तरस से दूर थीं। शादा की लाश को खुदा बख्श और ज़हूर बीवी के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसे वो इसी रोज़ अपने साथ मेहरापुर ले गए थे। मैंने दूसरे रोज़ इलाका एसपी से मुलाकात की और इसे बिलतफसील सूरत हाल से आगाह किया। एसपी ने मेरी अब तक की कारकर्दगी को सराहा और हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। इसी रोज़ मैंने अदालत से आरिफ अली के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। फिदा हुसैन की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि शादा वक़्वे की रात आरिफ अली के साथ गई थी। अगर आरिफ अली मेरी गिरफ्त में आ जाता और मैं इस पर कुछ मेहनत करता तो शादा के कत्ल और इसकी बर्बादी का उक्ता हल हो सकता था। वैसे भी फिदा हुसैन मेरे दायरे शक से करीब करीब निकल ही चुका था। अब आरिफ अली मेरा खुसूसी टारगेट था। इसी रोज़ मैं इसकी गिरफ्तारी के लिए कंगनवाल रवाना हो गया। कंगनवाल मेरे थाने से एक दिन की मुसाफत पर था। आरिफ अली को मैंने बआसानी तलाश कर लिया था। वो कंगनवाल ही में मौजूद था। ताहम इसकी गिरफ्तारी में मियाँ खलील ने खासी रुकावट डाली थी। मैंने हकीकत हाल को खुफिया रखते हुए मियाँ खलील से कहा था कि बस मामूल की पूछगछ के लिए मैं आरिफ कोचवान को थाने ले जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि ये टांगे चोरी करके दूसरे शहरों में बेचता है। मियाँ खलील भारी तनोतुश का मालिक एक बदमाश सूरत शख्स था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रख छोड़ी थीं और रवायती चौधरियों की तरह खासा रोब दाब वाला लगता था। वो एक आवारा सूरत और मगरूर इंसान दिखाई देता था। उसने आरिफ अली को तसल्ली दी कि वो किसी भी किस्म की फिक्र ना करे। अगर इसके साथ कोई ज्यादती की गई तो वो अदालत से रिजू करेगा। मैं आरिफ अली को साथ लेकर दूसरे रोज़ थाने पहुंचा और उसे हवालात में डाल दिया। इस वक्त रात हो चुकी थी। मैं दूसरी सुबह उससे पूछगछ करना चाहता था। दूसरी सुबह मैं थाने पहुंचा तो आरिफ अली को अपनी गिरफ्तारी की वजह मालूम हो चुकी थी। मैंने इसे अपने कमरे में बुलाया तो वह सख्त घबराया हुआ था। मैंने इसे नज़रों में तोलते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, कंजर की औलाद, हमें तुम्हारे सारे करतूतों का पता चल गया है। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी ज़बान से अपने हर जुर्म का इकरार कर लो। वो आए बाएं शाएं करने लगा। मैंने एक खौफनाक सूरत हवलदार को अपने कमरे में बुलाया और उसे हुक्म दिया, इस बदमाश ने मुंह में घुनघुनियाँ डाल रखी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बोले और फर फर बोले। इसे अपने साथ ले जाओ। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब। हवलदार ने आरिफ अली को यूं देखा जैसे कसाई बकरे को देखता है। मेरे इलाज से तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। इसकी सारी घुनघुनियाँ तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। थोड़ी देर बाद ट्रायल रूम की तरफ से आरिफ के बिलबिलाने की आवाज़ें आने लगीं। फिर इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हम पुलिस वाले बेजा तशद्दुद के लिए खासे बदनाम हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम आम तौर पर बेजा सख्ती करते हैं। सुबह शाम हमारा मुजरिमों से वास्ता रहता है और ये लोग सीधे साधे शरीफ इंसान नहीं होते कि हम जो पूछें इसका फौरी तौर पर ठीक ठीक जवाब दे दें। इनकी ज़बान खुलवाने के लिए हमें हमेशा इनकी थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ो करनी पड़ती है। 1 घंटे के बाद आरिफ अली जल्लाद सूरत हवलदार की ज़ेर निगरानी मेरे कमरे में आया। पहली ही नज़र में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अंदर से टूट फूट चुका था। हवलदार के चेहरे पर भी दबा दबा जोश साफ नज़र आ रहा था। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, ले मलिक साहब, बंदा ताउन के लिए तैयार है। मैंने पूछा, क्या तुमने इसके मुंह की घुनघुनियाँ निकाल दी? बिल्कुल जनाब, वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। मैं तो इसका और भी बहुत कुछ निकालने वाला था, लेकिन ये जल्दी राह रास्त पर आ गया। अब आप पूछ लें जो पूछना है।
मैंने हवलदार को बाहर जाने का इशारा किया और आरिफ अली की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो अचानक मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। थानेदार साहब, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ही बेकसूर हूँ, लेकिन आप इतना यकीन कर लें कि मैंने शादा को कत्ल नहीं किया। फिर शादा का कातिल कौन है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वो मिन्नतामेज लहजे में बोला, लेकिन आप वादा करें कि मुझे जेल जाने से बचा लेंगे। मैं मुजरिमों से इस किस्म के वादे नहीं करता, मैंने सख्त लहजे में कहा। अगर तुमने कोई खता की है तो तुम्हें इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। अलबत्ता मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने तमाम वाक़यात की तफसील मुझे ठीक ठीक बता दी तो मैं तुम पर हल्की दिफा लगाऊंगा और तुम्हारी सजा को कम से कम करवाने की कोशिश भी करूंगा। यानी आप मुझे वादा माफ गवाह बना लेंगे? अगर तुम्हारी गवाही इस केस में मुफीद साबित हुई तो मैं इस सिलसिले में सोचूंगा, मैंने कहा, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि तुम शादा को पेश आमदा हालात की वजाहत करो। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने अपने और मियाँ खलील का सारा कच्चा चट्टा खोलकर बयान कर दिया। आरिफ अली ने जो तवील बयान दिया, मैं इसमें से नहायत अहम वाक़यात का यहाँ जिक्र करता हूँ। आरिफ अली, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मेहराबपुर का रहने वाला था और शादा के खालू खुदा बख्श का पड़ोसी भी था। इसका कोई आगे पीछे नहीं था और वो घर में तन्हा ही रहता था। आरिफ अली दिन भर लारी अड्डे से सवारियां उठाता और मेहराबपुर और गिरदोनवा के दूसरे गांव तक पहुंचा देता। टांगा बानी ही उसका जरिया रोजगार था। कुछ अर्सा कबल वो लारी अड्डे परवा के एक दुकान से सिगरेट खरीद रहा था कि दो अजनबी अशखास उसके पास आकर खड़े हो गए। वो सिगरेट का पैकेट लेकर अपने टांगे की जानिब बढ़ने लगा तो इनमें से एक शख्स ने पूछा, आरिफ अली तुम्हारा ही नाम है? आरिफ अली ने कहा, जी, बंदे को ही आरिफ अली कहते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम हमें कैसे पहचान सकते हो? दूसरे शख्स ने कहा, हम इधर पहली मर्तबा आए हैं। आए टांगे में बैठे, आरिफ अली ने खुश दिली से कहा, आप जहाँ कहेंगे मैं छोड़ दूंगा। इनमें से एक ने कहा, दरअसल हम तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। हमें पता चला है कि तुम इस अड्डे पर अकेले टांगे वाले हो, इसलिए सोचा तुम ही से पूछ लिया जाए। आपको किस किस्म की बातें पूछना है? आरिफ अली ने सवालिया नज़र से अजनबी अफराद की तरफ देखा। इस वक्त तक वो बातें करते हुए आरिफ अली के टांगे के करीब पहुंच चुके थे। हम दो औरतों के बारे में जानना चाहते हैं, इनमें से दराज कामत शख्स ने कहा। एक अधेड़ उम्र औरत है और दूसरी उसके साथ 19-20 साल की एक जवान लड़की है। दरअसल हमें इनकी तलाश है। हो सकता है कि वो तुम्हारे टांगे में बैठकर कहीं गई हों। हमने इनका पक्का पता चला लिया है। वो इसी लारी अड्डे पर बस से उतरी थीं। आरिफ अली का ध्यान फिलफौर अपने पड़ोसी खुदा बख्श के मेहमानों की तरफ चला गया। इन अजनबी अफराद ने इन औरतों का जो हुलिया बयान किया था, खुदा बख्श की मेहमान औरतें इस हुलिये पर फिट बैठती थीं, लेकिन सरेदस्त आरिफ ने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। क्यों, कुछ याद आ रहा है? आरिफ अली को खामोश देखकर पस्ता कामत शख्स ने पूछा। नहीं। आरिफ अली ने लुकनज़दा लहजे में गैर इरादी तौर पर इनकार कर दिया। फिर पूछा, आप लोग इन औरतों को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? दराज कामत शख्स आरिफ अली की हिचकिचाहट से शक में मुब्तला हो गया। उसने कहा कि ये बड़ी खतरनाक औरतें हैं। इन्होंने हमारे चौधरी साहब को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम इन्हें वापस कंगनवाल लेकर जाएंगे, बस एक बार वो हमें नजर आ जाएं। कंगनवाल के जिक्र पर आरिफ अली को यकीन हो गया कि इन अफराद को इन्हीं औरतों की तलाश है जो खुदा बख्श के घर में ठहरी हुई थीं, क्योंकि खुदा बख्श ने एक बार रवा रवी में इसे बताया था कि इसके घर कंगनवाल से कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। आरिफ अली को सोच में डूबा देखकर इन अफराद का शक पुख्ता होने लगा। दराज का शख्स ने कहा, हमारे चौधरी साहब इधर ही एक होटल में ठहरे हुए हैं। जो शख्स इन औरतों के बारे में कोई इतला देगा उसे अच्छा खासा इनाम भी दिया जाएगा। आरिफ अली के दिल में लालच ने सर उभारा। उसने जल्दी से पूछा, आपके चौधरी साहब किस होटल में ठहरे हुए हैं? आरिफ अली की दिलचस्पी को देखते हुए इन अफराद को यकीन हो गया कि वो इन औरतों के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। वो इसे अपने साथ मियाँ खलील के पास ले गए, जो लारी अड्डे पर एक होटल में मौजूद था। इसके बाद का काम मियाँ खलील के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आरिफ अली ने इसे सब कुछ बता दिया। मियाँ खलील ने आरिफ अली से वादा किया कि अगर वो शादा को यहाँ से निकाल कर किसी तरह कंगनवाल पहुँचा दे तो वह इसे 4000 रुपये और कंगनवाल में एक मकान रहने को देगा। आरिफ अली ने पूछा, और शादा की माँ का क्या होगा? वो यहीं रहेगी। मियाँ खलील ने कहा, साथ ले जाकर हमने इसका क्या अचार डालना है? मुझे सिर्फ शादा की ज़रूरत है। बोलो तो मेरा काम करने को तैयार हो या मैं किसी और शख्स का इंतज़ाम करूं। इसके साथ ही मियाँ खलील ने 2000 के नोट गिनकर आरिफ अली के सामने फेंक दिए और बोला,
ये एडवांस रख लो, बाकी के 2000 कंगनवाल पहुंचकर मिलेंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, और कंगनवाल में एक मकान भी तुम्हारा मुंतजिर है। अगर सौदा मंजूर हो तो ये रकम उठा लो, वरना मैं कुछ और सोचूंगा। उस जमाने में 2000 रुपये अच्छी खासी रकम होती थी। आरिफ अली दिन भर टांगे की मजदूरी से बमुश्किल 5-6 रुपये कमा पाता था। इसे तो बैक वक्त 1 साल की मजदूरी मिल रही थी, और इतनी ही रकम काम की तकमील पर भी मिलना थी। कंगनवाल वाला मकान इसके अलावा था। आरिफ अली लालच में आ गया और उसने मियाँ तुफैल का काम करने की हामी भर ली। तहम इस काम के लिए उसने कुछ मोहलत मांगी, जो मियाँ खलील ने उसे फराहम कर दी। आरिफ अली के जहन में शादा से जाली शादी रचाने का ख्याल आया। इस तरह वो बआसानी से मेहराबपुर से निकालकर कहीं भी ले जा सकता था। मियाँ खलील ने इसके मंसूबे की तारीफ की और ताकीद कर दी कि वो इसकी अमानत में खयानत नहीं करेगा। इस दौरान में आरिफ अली ने एक चक्कर कंगनवाल का लगाया और वो मकान देख आया जो मियाँ खलील ने उसे देने का वादा किया था। मामला तय पाते ही आरिफ अली ने शादा से शादी की अमली कोशिशें शुरू कर दी। दूसरी जानिब ज़हूर बीबी भी यही चाहती थी कि शादा जल्द से जल्द किसी महफूज पनाहगाह में चली जाए। चुनाचे निहायत सादगी से इनकी शादी हो गई। इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात शादा के खत में बिल तफसील दर्ज थे। आरिफ अली ने मजीद बताया कि शादा के फरार के बाद मियाँ खलील ने आरिफ अली के साथ इसको ढूंढने की कोशिश की, और पूछते पूछते वो आखिरकार इस स्टेशन पर आन पहुंचे जहां से शादा ट्रेन में सवार हुई थी। मियाँ खलील को मालूम था कि वो ट्रेन किस किस स्टेशन पर रुकती हुई आखिरकार कहाँ तक जाएगी। उन्होंने बजरिया बस सफ़र किया और रास्ते में आने वाले हर स्टेशन पर पहुंचकर वो शादा के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। आखिर इनकी कोशिश कामयाब हुई और हमारे इलाके के रेलवे स्टेशन से इन्हें पता चल गया कि शादा वहां उतरी थी। इस वक्त रात खासी गुजर चुकी थी। बार बार बसें बदलते हुए ने यहाँ पहुंचने में खासा वक्त लगा था। अब आरिफ अली ने मियाँ खलील के मंसूबे पर अमल किया। मंसूबा ये था कि आरिफ अली शादा को बहला फुसलाकर फिदा हुसैन के क्वार्टर से बाहर निकालेगा। इस दौरान में मियाँ खलील एक तरफ अंधेरे में खड़ा रहेगा। इत्तेफाक से स्टेशन पर मतलूब अली से इनकी मुलाकात हो गई थी, जो किसी काम से बाहर निकला हुआ था। इसी की ज़बानी इन्हें मालूम हुआ था कि शादा फिदा हुसैन के क्वार्टर में है। उन्होंने मतलूब अली को बताया था कि शादा आरिफ अली की बीवी है, जो घर से रूठ कर चली आई थी और वो इसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। इसका मतलब यही था कि मतलूब अली शादा के मामले से थोड़ी बहुत वाकफियत रखता था, इसीलिए वो मेरे सवालों से बौखला गया था और थाने आकर बयान लिखवाने से गुरेजा नजर आता था। ताहम बताता चलूं कि उसने जो बयान दिया था इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। आरिफ अली ने फिदा हुसैन के क्वार्टर पर दस्तक दी। शादा दरवाजे पर आई तो आरिफ अली ने इसे बताया कि वो इसके अचानक चले आने से बहुत परेशान हो गया था और उसे तलाश करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। शादा ने मियाँ खलील के हवाले से अपने दिली जज्बात का इजहार किया तो आरिफ अली ने कहा कि वो मियाँ खलील पर लानत भेजकर वापस आ गया है और अब उसे साथ लेकर वापस मेहराबपुर जाएगा। शादा थोड़ी देर पहले जिन हालात से गुजर चुकी थी उनके पेश नज़र वो एक लम्हे के लिए भी इस क्वार्टर में रुकना नहीं चाहती थी। वो तनबा तकदीर आरिफ अली के साथ होली। आरिफ अली ने इसे बताया कि इसका टांगा उधर दरिया के करीब खड़ा हुआ है। वो इसे साथ लेकर झाड़ियों की तरफ आ गया। मियाँ खलील थोड़ा फासला रखकर उनका ताकुब करता रहा और झाड़ियों में पहुंचकर वो खुलकर सामने आ गया। मियाँ खलील को अपने सामने देखकर शादा का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो एक बार फिर अपने शौहर की साजिश का शिकार हो गई थी। उसने जान बचाने के लिए झाड़ियों में दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो इन दोनों के मुकाबले में ज्यादा दूर तक न जा सकी। मियाँ खलील ने आरिफ अली की मदद से उसे दबोच लिया। शादा ने नफरत से उसके मुंह पर थूक दिया। शादा की इस हरकत ने मियाँ खलील के हवास गुम कर दिए और वह बेदरेक उसे मारने लगा। शादा पिट रही थी और चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मियाँ खलील ने एक हाथ से उसका मुंह दबा रखा था। फिर आरिफ अली भी शादा को काबू करने में उसकी मदद कर रहा था। शादा जैसी नर्म और नाजुक लड़की मियाँ खलील जैसे गेंडे की कुव्वत के सामने ज्यादा देर न ठहर सकी और जल्द ही उसने हाथ पांव छोड़ दिए। आरिफ अली ने घबराहट आमेज लहजे में कहा, कहीं ये मर तो नहीं गई? मियाँ खलील पर एक जुनून तारी था। उसने शैतानी अंदाज में कहा, अगर ये मर भी गई है तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक मुर्दे का क्या करेंगे मियाँ जी? मैंने इसको हासिल करने के लिए अपना बहुत सारा वक्त और पैसा खर्च किया है। मियाँ खलील ने जमीन पर बेसुध पड़ी हुई शादा को घूरते हुए कहा, मैं एक एक पाई इससे वसूल करूंगा, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। फिर वो झुककर शादा की नब्ज टटोलने लगा और जुनूनी अंदाज में कहकहा लगाते हुए बोला,
میں نے کہا تھا نا یہ نہیں مرے گی، نہیں مرے گی جب تک کہ میں اپنے ارمان پورے نہیں کر لوں گا۔ آج میں اس کو بتاؤں گا کہ میاں خلیل سے دور بھاگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ شیطانیت پر اتر آیا۔ اس رات میاں خلیل نے شادہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، تہذیب اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ جب میاں خلیل نے اس کو شادہ کو چھوڑا تو وہ نشان عبرت بنی چھاڑیوں میں فرش پر نیم دراز پڑی تھی اور اسے برباد کرنے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا چکے تھے۔ عارف علی نے اپنا بیان ختم کیا تو میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ حرام زادے کتے کے بچے، نطفہ نا تصدیق، اس بے غیرتی کے مظاہرے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہ آ گئی؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ وہ گھگھیایا۔ نرمی کا برتاؤ؟ میں نے اس کے دوسرے گال پر تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، تو میرے نزدیک سخت ترین سزا کے مستحق ہو۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عارف علی آنسوؤں سے روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگا۔ ملک صاحب مجھے معاف کر دیں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں نادانستگی میں میاں خلیل کا آلۂ کار بن گیا تھا۔ اصل قصوروار وہی ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے اس کی بات مان لی۔ اب میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ جیسا کہیں گے میں عدالت میں وہی بیان دوں گا۔ میں کورٹ میں میاں خلیل کے ایک ایک ظلم کی داستان سناؤں گا۔ میں نے اس کی جانب حقارت سے دیکھا۔ بچو، یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ وہ تمہاری ماں کا شوہر میاں خلیل تو سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچے گا اور بچ بھی نہیں سکے گا۔ وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور میری ٹانگوں کو تھامتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں واقعی اندر سے بدل گیا ہوں۔ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ شادہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن میں سلطانی گواہ بن کر اس کی عزت کے لٹیرے اور اس کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے میں قانون کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں خود بھی میاں خلیل کو عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چل اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے پاؤں جھٹکتے ہوئے کہا۔ تمہارے بارے میں بعد میں فیصلہ کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ باندھے ہوئے التجا آمیز لہجے میں کہا، ملک صاحب اگر آپ نے مجھے سدھرنے کا ایک موقع دے دیا تو میں تمام عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور حوالدار کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ عارف علی کو لے جا کر حوالات میں بند کر دے۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، اور سنو۔ وہ رک گیا۔ میں نے کہا، فدا حسین ٹکٹ بابو کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد فدا حسین میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے اسے سخت تنبیہ کے بعد جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ علاقے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں ضرور اطلاع کرے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ دوسرے روز میں نے عدالت میں جا کر میاں خلیل کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے اور پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ کنگنوال روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میاں طفیل بآسانی گرفتاری نہیں دے گا، لیکن میں تھانے سے یہ فیصلہ کر کے نکلا تھا کہ اسے ہتھکڑی لگا کر ہی واپس لوٹوں گا۔ میری توقع کے عین مطابق میاں خلیل نے گرفتاری دینے میں کافی پس و پیش کیا۔ پہلے تو وہ مجھے رشوت پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے مجھے 1,00,000 روپیہ تک دینے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں 1,00,000 روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ جب میں نوٹوں کی جھلک دیکھ کر بھی نہ پھسلا تو اس نے مجھے اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، لیکن میں نے کسی ٹھوس دھمکی کی پرواہ کیے بغیر میاں خلیل کو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ تیسرے روز میں نے چالان تیار کر کے میاں خلیل اور عارف علی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عارف علی وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں حاضر ہوا تھا۔ عارف علی کا جرم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے سزا کے بغیر چھوڑ دیا جاتا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ واقعی اندر سے بدل گیا تھا، اس لیے میں نے اسے سلطانی گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ کوئی 2 سال تک سیشن کورٹ میں میاں خلیل کا مقدمہ چلتا رہا اور آخرکار اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی، لیکن میں نے کیس اتنا مضبوط بنایا تھا کہ اس کی بچت کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد میاں خلیل کو پھانسی ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک میاں خلیل نے اپنی زندگی میں جو کچھ بویا تھا اس کا پھل اسے مل گیا، لیکن آج تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ شادہ کو آخر کن گناہوں کی سزا ملی تھی۔ شاید وہ جنم جنم کی ستم نصیب لڑکی تھی یا اس میں قدرت کی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔ ایک اور بات کافی عرصے تک میرے ذہن کو الجھاتی رہی، شادہ جھاڑیوں کے بیچ میں سے دریا کے کنارے تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر وہاں تک آئی تھی یا یہ بھی کوئی قدرت کا سربستہ راز تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں دست قدرت پوری طرح کار فرما تھا۔
قدرت کی مصلحتوں کو سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔